अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन पहला 3D4 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की गणना कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो जो दिख रहा है यहाँ पे सामने में, ये मुख्य ऊर्जा कोश को बताया गया, मतलब n का मान कितना है, यहाँ पे 3 है, ये n का मान होगा। यहाँ पे देखो d है, तो यहाँ पे हमने देखा था l का मान 0 है तो s, l का मान 1 है तो p, l का मान 2 है तो d, l का मान 3 है तो f, l का मान अगर 2 है तो कौन सा है वो d। मतलब l के जो मान है यहाँ पे क्या हमें 0, 1 और 2 प्राप्त होगा। साथ में हमें यहाँ पे d का मान d है, तो d के लिए l का मान कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे देखो, हाँ, साथ में हमने ये भी देखा था l के जो मान होते हैं n-1 तक होते हैं, n-1 तक। n का मान यहाँ पे 3 है, तो n का मान 3 है तो 3 में 1 घटाएंगे तो 2। ठीक है, तो मतलब 0 और 1, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें कितने n-1 है, 3 में 1 घटाएंगे तो 2, मतलब 2 तक मान हमें प्राप्त होंगे, 0, 1 और 2। मतलब l के संभावित मान की संख्या 0, 1 और 2 होगा। ठीक, उसके बाद अगर देखें m, तो m में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोला गया है 3D4 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की गणना कीजिए। तो यहाँ पे एक हम लोग यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, d बोला गया है इसलिए 5 बनाए हैं। f बोला जाता तो वहाँ पे 7 कॉलम बनते, और p बोला जाता तो वहाँ पे 3 बनते। s बोला जाता तो 1 यहाँ पे ऑर्बिटल, p बोला जाता तो 3 ऑर्बिटल, d बोला जाता तो यहाँ पे कितना 5 ऑर्बिटल, 1, 2, 3, 4, 5। f बोला जाता तो यहाँ पे कितना 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, इसको याद रखना। s के लिए 1 ऑर्बिटल, p के लिए 3 ऑर्बिटल, d के लिए 5 ऑर्बिटल, f के लिए 7 ऑर्बिटल। तो यहाँ पे m के लिए d दिया गया है तो यहाँ पे हमने 5 ऑर्बिटल बना दिया है। अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है d में, 1, 2, 3, 4। ठीक, उसके बाद हमने देखा हाँ m के कितने मान यहाँ पे प्राप्त होंगे। l के लिए m का जो मान होता है 2l+1 होता है, मतलब इसके कितने मान प्राप्त होंगे। तो इसके लिए जो सूत्र होता है 2l+1, मतलब इतने मान हमें प्राप्त होंगे, 1, 2, 2, 3, 4 जितने भी। तो यहाँ पे देखो 2 है और l का मान कितना है, यहाँ पे 2 है, तो 2 दूने 4, 4 और 1 5, मतलब 5 संभावित मान है। यहाँ पे 5 मान आपके संभव हैं, जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा +1 और +2। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला गया है 3D4 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की गणना कीजिए। 1, 2, 3, 4, ये है अंतिम इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान देखो, यहाँ पे ऐसा है, मतलब क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज के लिए +½ हो जाएगा, और ऐसे रहता तो उसके लिए -½ होता। तो ये है आपका +½ ध्यान से देखिएगा। n का मान जो सामने में दिख रहा होगा वो n का मान है, और l का मान निकालने के लिए यहाँ पे दिया है आपका d। तो l का मान अगर 2 रहता है तो वो क्या है, d होता है, d ऑर्बिटल होता है। तो l का मान यहाँ पे हमें 2 प्राप्त होंगे। साथ में हमने ये भी देखा है कि l का जो मान होता है n-1 तक होता है, मतलब n का मान 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। ठीक है, मतलब 2 तक आपके मान प्राप्त होंगे, 0, 1 और 2। उसके बाद m का मान देखे हैं तो m का मान जो होता है -l से +l तक होता है। -l 2 तक प्राप्त हुआ है, l जो है 2 तक प्राप्त हुआ है, तो -2 से +2 तक हमें प्राप्त होगा। साथ में हमने ये भी उसके संभावित कितने मान प्राप्त होंगे उसको हमने 2l+1 से जान लिया है कि यहाँ पे 5 मान प्राप्त होंगे। उसके बाद अंतिम इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला गया है तो यहाँ पे +½ आएगा। ठीक, तो इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन दिया है, जैसे कि n का मान 2 के लिए, n के मान 2 के लिए l व m के संभावित मान बताइए बोला गया है ना। तो n का मान 2 है तो l के कितने मान प्राप्त होंगे, 2 मान प्राप्त होंगे, 0 और 1, क्योंकि l का जो मान होता है n-1 तक प्राप्त होता है। n का मान 2 है, n-1 प्राप्त होता है, n का मान यहाँ पे 2 है, 2 में 1 घटाएंगे तो 1
मतलब ये है यहाँ पे एल के जो मान है 1 तक प्राप्त होंगे। 1 से पहले 0 ही आता है, तो 0 और 1। ठीक, अगर 0 के बारे में देखें, यहाँ पे 0, हाँ, इनका मान 2 है तो उसके लिए 0 और 1 मान प्राप्त हो गया। एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पे देखो एल का मान 0 है तो एम का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर एल का मान 1 है तो एम के कितने मान प्राप्त होंगे, एम के जो मान होंगे -l से +l तक होंगे, है ना, -l से +l तक, तो -1 से +1 तक ये है। तो यहाँ पे देखो एल के तो 3 मान हैं, है ना, यहाँ पे एल के मान 3 हैं, लेकिन हमें यहाँ पे अंतिम इलेक्ट्रॉन की गणना कीजिए लिखा है, तो यहाँ पे इसके बारे में देखना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें 5 मान प्राप्त हो जाएंगे। इसके लिए हमें कितने मान प्राप्त होंगे, 0 से 0 होगा और -1 से +1, इसके लिए तो 0 होगा। यहाँ पे अंतिम इलेक्ट्रॉन की गणना कीजिए बोला गया है, तो इसलिए हमने इसके बारे में देखा है। एम मान में हम लोग इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है इनका मान 2 है तो एल के 2 मान होंगे, 0 और 1। यहाँ पे 0 के बारे में ही बताया है। 0 अगर एल का मान 0 है तो उसके लिए एम का मान क्या होगा, यहाँ पे भी, और 1 है, एल का मान 1 है तो उसके लिए एम का मान कितना हो जाएगा, तो एम का मान जो होगा -l से +l तक होगा। तो यहाँ पे दोनों मान के बारे में बताया गया है ना, क्योंकि यहाँ पे अंतिम इलेक्ट्रॉन नहीं बोला गया है। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला जाता तो इसी इलेक्ट्रॉन के बारे में ही यहाँ पे इसके बारे में ही बस बताया जाता। ठीक, अब देखते हैं पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। किसी परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होती। पाउली ने बताया कि किसी परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होती। क्वांटम संख्या के बारे में इससे पहले हमने देखा था 4 प्रकार की होती हैं, तो उसी के बारे में बोला जा रहा है कि चारों क्वांटम संख्या कभी भी समान नहीं हो सकती। जैसे कि यहाँ पे n l m s क्वांटम संख्या है, तो इनमें से उस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन हैं, उस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उनकी 3 क्वांटम संख्या समान हो सकती है, लेकिन चौथी क्वांटम संख्या अवश्य ही क्या होगी, अलग होगी। किसी परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। अगर 3 क्वांटम संख्या समान है तो चौथी क्वांटम संख्या अवश्य ही क्या होगी, अलग होगी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं हम लोग। एक सिंपल सा उदाहरण दिया है बुक में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान 1 है। ठीक है, मतलब कोई ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ठीक, कोई यहाँ पे क्या है, ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए n का मान निकालेंगे, l का मान निकालेंगे, m का मान निकालेंगे और s का मान निकालेंगे। ठीक है, तो इस उदाहरण को देख रहे हैं, यहाँ पे दिया है n का मान 1 है। ठीक है, n का मान 1 है तो l का मान भी क्या हो जाएगा, l का मान जो होता है n-1 होता है ना, l का जो मान होता है n-1 तक होता है। तो यहाँ पे तो अगर 1 करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 एक ही मान हमें प्राप्त होंगे। यहाँ पर भी n-1 है तो l का मान n-1 तक प्राप्त होगा। n का मान 1 लिखेंगे, अगर n का मान 1 है तो n-1 तक l के जो मान होंगे वो प्राप्त होंगे। n का मान 1 है तो 1 में 1 घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा, तो n का मान 1, l का मान 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे l का मान 0 है तो m का मान भी क्या हो जाएगा, 0 प्राप्त होगा। ठीक, लेकिन जो s है वो क्या हो जाएगा, वो अलग होगा। मान लेते हैं ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए है और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी n का मान 1 है, l का मान भी सेम वैसे प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। l का मान 0 है तो m का मान भी 0, लेकिन s का मान क्या होगा, वो तो अलग होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भरे हैं, किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे हैं, तो इसके लिए +½ हो जाएगा और इसके लिए
हाफ हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ, इसके लिए माइनस हाफ। ठीक, तो इसी को यहाँ पे दिया गया है। n का मान 1 है तो l का मान 0 प्राप्त होगा, l का मान, m का मान भी 0। यहाँ पर भी n का मान 1 है तो l का मान 0, m का मान भी 0, और s का मान में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंतर हो जाएगा। तो इस उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं कि किसी भी परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होती है। यह है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। तो यहाँ पे देखो, ये बताया जा रहा है, यहाँ पे इस नियम से हमें ये पता चलता है कि कोई भी ऑर्बिटल है, कोई भी कक्षक है, उसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते। ठीक है, किसी भी कक्षक में हम लोग 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। तो एक तरह से यहाँ पे ये जो नियम है 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन भरने का क्या करता है, खंडन करता है। 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन भरे जाने का खंडन करता है, इसीलिए इसके एक्सक्लेशन कहते हैं, एक्सक्लेशन थ्योरी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये खंडन करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अबाहु नियम को। अब हम लोग देखेंगे अबाहु सिद्धांत। ठीक है, अबाहु सिद्धांत में हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किस क्रम में भरे जाते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। अबाहु एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, बनना। यह सिद्धांत इलेक्ट्रॉन के विभिन्न कक्षकों में भरने से संबंधित है। इस सिद्धांत से हमें ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में पहले जाएगा, कौन से कक्षक में बाद में जाएगा। तो इस सिद्धांत के अनुसार है, परमाणु में कक्षक ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन पूरित होते हैं। पहले उपलब्ध कक्षकों में न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तथा इनके पूरित होने पर उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन पूरित होते हैं। या फिर हम लोग ये कहें कि सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में भरे जाते हैं जिसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। उसके बाद उस कक्षक में ऊर्जा पूरी हो जाने के पश्चात उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन पूरे होने के बाद वह उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में भरे जाते हैं। पहले उपलब्ध कक्षकों में न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तथा उनके पूरित होने पर उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन पूरित होते हैं। मतलब जब हमारे पास जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस कक्षक में जाएगा जिसकी ऊर्जा क्या हो, कम हो। उसके बाद जैसे कि मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें जा रहा है। क्यों इसमें जाएगा, क्योंकि इसकी ऊर्जा 2s की अपेक्षा क्या है, कम है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा क्योंकि उसकी ऊर्जा सबसे कम है। उसके बाद जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे उसके बाद वह कहाँ जाएगा, 2s में जाएगा क्योंकि इसकी अपेक्षा इसकी ऊर्जा क्या है, अधिक है। उसके बाद किस में जाएगा, 2p में जाएगा क्योंकि 2s से 2p की ऊर्जा क्या है, अधिक है। ऊर्जा का जो क्रम है इस प्रकार है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4p 5d 6p 7s और 5p 6d 7p ये है। तो यहाँ पे ये बताया गया है इस सिद्धांत में, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस कक्षक में जाते हैं जिसकी ऊर्जा क्या होती है, सबसे कम होती है। उसके बाद उसके पूरा होने के बाद वह दूसरे कक्षक में जाएंगे, मतलब उसके बाद वह उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में चलते जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, अबाहु का जो सिद्धांत है उसको हम लोग इस तरह से बनाते हैं, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। ठीक, उसके बाद क्या होता है, 2p 3p 4p 5p 6p 7p। उसके बाद आ जाएगा 3d 4d 5d 6d 7d। उसके बाद 4f 5f 6f 7f। ठीक, तो अब जो अबाहु का सिद्धांत है वो क्या कहता है, 1 1 2 2 3 3 4। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऐसा 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 करके ये बनता जाता है।
ठीक, तो इस तरह से हम लोग जोड़ते जाते हैं इसका, और इसका मतलब ये है, इसका क्रम जो है ऐसे करके वो जा रहे हैं। मतलब 1s के बाद 2s, 2s के बाद कहाँ गया 2p, 2p के बाद कहाँ गया 2p के बाद कहाँ गया 3s, 3s के बाद कहाँ गया 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s। ये ऊर्जा का क्रम है। सबसे कम ऊर्जा इसकी है, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी, ऐसे करके ये क्रम है। यहाँ पे भी दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, 1s, 2s, 2p, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, इसी तरह से ऐसे करके दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग फिर से देखिएगा और इसको अच्छे से बनाइएगा इस डायग्राम को, और ये इसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हाँ, ये तो पता चल गया ऊर्जा का क्रम क्या है, इस प्रकार है। अब हमें ये देखना है कि कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपका एस ब्लॉक है, एस कक्षक है, यहाँ पे आपका एस कक्षक, यहाँ पे पी कक्षक, यहाँ पे डी कहाँ है, हाँ डी कक्षक, यहाँ पे एफ कक्षक। तो एस कक्षक में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, पी कक्षक में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, एफ कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, इस कक्षक में यहाँ पे 1s2 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2s2 s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितना इलेक्ट्रॉन 6, तो ये आ जाएगा 2p6। s में कितने इलेक्ट्रॉन, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन, 3s2। p में कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 3d10, 4p6, 5s2, उसके बाद 4d, 4d यहाँ पे देखो 10, तो 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अगर एस है तो इसमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, और पी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे पी है तो 6 इलेक्ट्रॉन, पी है तो 6, पी है तो 6, डी है तो 10, जितना भी डी है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 1s2, 2s2, 2s के बाद क्या आता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, उसके बाद 5s2, 4d10। तो इस प्रकार हम लोग इसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे जो लिखा है 1s2, 1s2 के बाद 2s2, 2s2 के बाद 2p6, 2p6 के बाद 3s2, तो यहीं से 1s2, 2s2, 2p6 है, ये सब भरा जाता है। तो इस प्रकार और जितना भी है उसको लिख सकते हो आप लोग। यहाँ पे तीर का निशान देख लीजिए, 1s2 के बाद कहाँ जाएगा 2s2, 2s2 के बाद 2p, तो इस तरह से ये बनता जाएगा आपका। ठीक है, तो ये है बाउस सिद्धांत, जिसमें ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस कक्षक में जाएगा जिसकी ऊर्जा क्या है, सबसे कम होगी। उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी। उसके बाद क्या करेगा, उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन पूरा भर जाएंगे, उसके बाद वो अपने उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में जाते जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया बाहुस सिद्धांत। अब देखते हैं N+L का नियम। N+L का नियम अथवा बोरबरी नियम, बोरबरी नियम। ठीक है, तो विभिन्न कक्षा में ऊर्जा का निर्धारण उनकी मुख्य क्वांटम संख्या n तथा द्विगंशी क्वांटम संख्या l के आधार पर किया जाता है। N+L का नियम ये बताता है कि हाँ, तो N+L का नियम क्या है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस कक्षक में भरे जाएंगे जिसके लिए N+L का मान सबसे कम हो। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस कक्षक में भरे जाएंगे जिसके लिए N+L का मान कम हो। अगर किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए N+L का मान समान है, अगर किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए N+L का मान समान है, तब उस स्थिति में हम
n का मान को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो किसी विलगित उदासीन परमाणु में n+l का मान कम होने पर ऊर्जा का मान भी कम होता है। ठीक है, अब बाहु नियम ने बताया था जिसकी ऊर्जा कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा। तो n+l का मान कम है मतलब उसकी ऊर्जा क्या है, कम है। अतः इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले पूरित होते हैं जिसके लिए n+l का मान क्या हो, न्यूनतम हो। यदि दो कक्षक में n+l की योग का मान समान है तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में भरा जाएगा जिसके लिए n का मान कम हो। n+l का नियम यही है। n+l के नियम के अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस कक्षक में जाएगा जिसके लिए n+l का मान कम हो। अगर किन्हीं दो कक्षक के लिए n+l का मान समान है, ठीक है, किन्हीं भी दो कक्षक के लिए n+l का मान समान है तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस कक्षक में जाएगा जिसमें n का मान क्या हो, कम हो। जैसे कि एक उदाहरण बताऊंगी तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगी इसमें। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है 4s 3d 4p। अब प्रश्न ये है कि एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, कितना, एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये पूछा जा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में पहले जाएगा। तो इसके लिए अब बाहु ने बताया था कि उस कक्षक में पहले जाएगा जिसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी ऊर्जा कम है, तो इसके लिए हम n+l का नियम लगाएंगे। जिसके लिए n+l का मान कम होगा उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें जाएगा। तो n+l क्या है, जहाँ पे n क्या है, n+l का नियम में n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, l क्या है, द्विगंशीय क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। तो यहाँ पे देखो, अगर 4s के लिए हम लोग n+l का मान देखें, 4s के लिए n+l का मान देखें तो यहाँ पे देखो n का मान, यहाँ जो सामने में दिख रहा है वो क्या है, आपका n का मान है। तो ये हो गया। और l का मान तो हमें पता है, हमने बताया था। अगर l का मान 0 है तो वो कौन सा कक्षक, s। l का मान 1 है तो वो कौन सा कक्षक, p। l का मान अगर 2 है तो कौन सा कक्षक, s p d मतलब d। और l का मान 3 है तो उसके लिए f। तो यहाँ पे l जो है ये वाला है तो कौन सा है, s है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, l का मान 0। तो कितना आ गया, 4। उसी तरह से 3d का देखते हैं। 3d के लिए n+l का नियम देखते हैं। तो यहाँ पे n का मान कितना है, 3 है, 3 हो गया। उसके बाद l का मान, यहाँ पे देखो l का मान 2 रहेगा तो वो क्या होगा, d कक्षक होगा। तो यहाँ पे d है, इसका मतलब l का मान क्या हो जाएगा, l का मान क्या हो जाएगा, 2। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, n+l का मान जो है 5 आ गया, यहाँ पे आ गया आपका 4। उसके लिए और बचा है आपका, ये पहला है, ये दूसरा वाला है और ये है तीसरा वाला, है ना। तो इसके लिए देखते हैं 4p के लिए, 4p इसके लिए n+l का नियम, n का मान कितना है, यहाँ पे 4 दिया है, l का मान p है तो l का मान क्या हो जाएगा, p है तो l का मान 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ, किस में जाएगा। देखो n+l का मान इसमें 4 आया है, इसमें 5 आया है, इसमें 5 आया है। तो यहाँ से पता चल गया आप लोग को कि n का मान कम है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें जाएगा, है ना। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पहला नंबर ये है 4s में जाएगा। उसके बाद किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसका मान n+l का मान 5 है, इसमें भी n+l का मान 5 है। तो n+l के नियम में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें जाएगा जिसके लिए n+l का मान कम हो। अगर किन्हीं दो कक्षक के लिए n+l का मान समान हो तब उस समय हम क्या, जो n का मान है उसको देखेंगे। जिसके लिए n का मान कम होगा इलेक्ट्रॉन उसमें पहले जाएगा। तो यहाँ पे देखो n का मान, n+l का मान दोनों में समान है, लेकिन n का मान यहाँ पे 3 है और यहाँ पे n का मान 4 है। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, इसमें जाएगा, क्योंकि इसमें मतलब n का मान क्या है, कम है। तो पहले में तो इसमें जाएगा, उसके बाद दूसरे में किस में जाएगा, 3d में जाएगा, दूसरा इसमें जाएगा। इसका मान 4 आया था और इसका n+l का मान 5, इसका भी 5, लेकिन n का मान इसमें कम है तो इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, यही है n+l का नियम।
तो इस उदाहरण को आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो और नीचे में अच्छे से लिखना कि यहाँ पे n प्लस एल का मान 4s में 4 है, 3D में कितना है 5 है और 4p में 5 है। लेकिन यहाँ पे हाँ, या तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा 3D में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n का मान क्या है, कम है किसकी अपेक्षा, 4p की अपेक्षा। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा। उदाहरण आपकी बुक में भी है, उसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पे भी उदाहरण दिया है, इसको भी देख सकते हो आप लोग। तो हाँ, वही जो उदाहरण है, s का मान वहाँ पे 1 है तो n का मान 1, l का मान, s के लिए क्या होता है, l का मान 0 होगा तो वो s ऑर्बिटल होगा। तो अभी मैंने बताया है सेम वैसे है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, इसमें l का मान दिया है ना, तो l का मान इसी के आधार पर दिया गया है। l का मान अगर 0 है तो वो s कक्षक, l का मान 1 है तो p कक्षक, l का मान अगर 2 है तो वो d कक्षक। इसमें भी s है तो कौन सा, s है तो l मतलब l का मान क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर भी s है तो l का मान 0, p है तो l का मान कितना हो जाएगा, p है तो l का मान 1 हो जाएगा। उसके बाद d है तो l का मान कितना हो जाएगा, d है तो l का मान 2 हो जाएगा, है ना। इसको बताया गया था, आप लोग लिख लेना इसको, है ना। इसे आप लोग लिख लेना, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब देखते हैं हूर्न का नियम, हूर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपल्सिटी। हूर्न्स का अधिकतम बहुलता का नियम भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो हूर्न का नियम दिया गया है। इस नियम में सबभ्रंश कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का पूरित होना प्रदर्शित होता है। मतलब इसमें ये बताया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार पूरित होंगे, किस प्रकार भरेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन का युग्मन किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे देखो, एक ही कोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी होता है जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। एक ही कोष के विभिन्न कक्षकों में, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, तो एक ही कोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी होता है जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। अर्थात एक ही उपकोष में सभी बराबर ऊर्जा वाले कक्षक में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन क्रमशः पूरित होते हैं तथा सभी कक्षकों में अर्धपूरित होने के बाद युग्मन या द्विगुणन पेयरिंग क्या होता है, स्टार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया है। तो ये तो पहला कोष हो गया। अब दूसरा कोष की बात करें, 1s2, 1s2 के बाद 2s2, 2s2 के बाद 2p6। इससे पहले मैंने बताया था अबाहो सिद्धांत में जो सर्कुलर पथ था उसके आधार पर 1s2 के बाद क्या आता है, 2s2। जो आपका s ब्लॉक होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, s ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, p ब्लॉक में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था इससे पहले, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले अगर समान कोष है, यहाँ पे देखो 2s है और यहाँ पे है 2p6, मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे कि 1 ये मुनाभिक है, ठीक है, ये है 1s और ये है आपका 2s, है ना। तो मैंने बोला 1s2 के बाद क्या आएगा, 2s2 के बाद 2p6, तो 2p6 यही आएगा क्योंकि कोष कौन सा है, ये आपका दूसरा कोष है और ये क्या है, पहला कोष। और अगर तीसरा कोष की बात करें तो 3s इसमें आएगा। कोष क्या है, बढ़ रहे हैं, समान कोष वाले क्या होंगे, एक ही कक्षक में आते जाएंगे। उसी को बताया गया है कि एक ही कोष में अगर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो उदाहरण, यहाँ पे 1s है, उसके बाद 2s है। इस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और कक्षक कितना होता है, एक कक्षक। इस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और कक्षक 1 होगा, ये एक डिब्बा होगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी s है तो उसमें भी एक डिब्बा होगा, मतलब एक कक्षक होगा और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। 1s2 मान लेते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं। उसके बाद 2p6 होता है, p में ना 3 कक्षक होते हैं, 1 2 3, ठीक। तो क्या बोला गया है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन भरना चालू कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे भर गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी भर गया, तो क्या हो जाएगा, उसके बाद एक एक करके इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, ठीक।
इस कोष में इलेक्ट्रॉन एक एक करके पहले भरे जाएंगे, उसके बाद जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक, जैसे कि कोई उदाहरण से हम लोग इसको देखते हैं। 2 2 4 2 6 7 8। मान लेते हैं ऑक्सीजन है आपके पास। ठीक, ऑक्सीजन है और ये बोला गया है कि उसमें कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 1s2 2s2 2p। पी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है? 8 बनाना है। तो 2 2 4 हो गया और क्या कितना बच गया? 4। इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, लेकिन हमें उतनी की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 हैं। तो 2 एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इस एस में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन, उसके बाद पी में 6, लेकिन यहाँ पे 4 भरे हैं, क्योंकि 2 2 4 और 4 8 होता है। तो यहाँ पे देखो, एस में एक कक्षक होता है, इसमें एक कक्षक होता है, पी में कितना कक्षक होता है? 3 कक्षक होता है। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे? यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन भरा है तो 2 भर जाएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरा है तो 2 इलेक्ट्रॉन। ये 1s2 है, ये 2s2 है और ये 2p4 है। तो अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो इसको कैसे भरेंगे? पहला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें, तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें, चौथा वाला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। ठीक है, तो इसी को बताया गया है कि समान ऊर्जा वाले कक्षक में, समान ऊर्जा वाले कोष में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरते हैं, उसके बाद जब उसका युग्मन मतलब जोड़ा बनाना होता है, तो वो फिर से क्या होते हैं? शुरुआत से ही भरे जाते हैं। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके जाएंगे, उसके बाद जो दूसरा अगला इलेक्ट्रॉन होगा वो इसमें जाएगा, ना कि इसमें। ठीक है, पहले इसमें जाएगा। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया है आपका, बहुत से उदाहरण दिए हैं। 1s2 2s2, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन भर गए, यहाँ पे भर गए, उसके बाद इसमें अगर बोलेंगे तो 1 2 3 अगला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। उसी तरह ही, और देखो यहाँ पे तीर का निशान भी किधर है? ये क्लॉकवाइज है ना? ये क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज। अगर नीचे की तरफ है तो वो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए जो s का मान होता है, चक्र क्वांटम संख्या का मान +12, एंड एंटी क्लॉकवाइज के लिए जो s का मान होता है -12 होता है। तो हमारा जो सबसे पहले क्लॉकवाइज को भरते जाते हैं, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज को युग्मन के थ्रू भरते जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये सही है, ये भी सही है, लेकिन ये क्या है? गलत है। एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्लॉकवाइज भरना चाहिए। यहाँ पर भी ये गलत है, क्योंकि हुन ने बताया था कि सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयरिंग करेगा। एक ही कोष में विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी होता है जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाए। इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तभी बनेगा जब सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भरा ही नहीं है, उसके बाद हम लोग जोड़ा बनाना चालू कर दें, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरे जाएंगे, उसके बाद ही यहाँ पे पेयरिंग मतलब यहाँ पे जोड़ा बनना स्टार्ट होगा। तो ये है हुन का नियम, इसको आप लोग देखिएगा। इसके बाद मैं आप लोग को सिखाऊंगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से निकालते हैं। इससे पहले आप अब घर जाकर अच्छे से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, और जो अब बाहु नियम है 1s2 2s2 मतलब 2s2 2p6, इन सबको अच्छे से देखिएगा, और किस तरह से भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, कौन से कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, इसको देखिएगा। यहाँ पे एक चीज़ छूटा है, जैसे कि मैंने बताया है, एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, है ना, और पी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन, डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन। लेकिन मैंने ये नहीं बताया है कि कितना कक्षक। एस कक्षक में 1 कक्षक होगा, पी कक्षक में पी ऑर्बिटल में 3, और डी ऑर्बिटल में टोटल कितने कक्षक? 5 कक्षक, 1 2 3 4 5। एफ कक्षक में कितने ऑर्बिटल? 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो यहाँ पे एस कक्षक में एस में 1 कक्षक होगा, पी में 3 कक्षक होगा, डी में 5 कक्षक और एफ में 7 कक्षक, और एक कक्षक में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 ही इलेक्ट्रॉन। दोनों का चक्रण विपरीत साइड होता है। और ठीक, तो यहाँ पे देखो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कक्षक में 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 4 2 6,
कितने इलेक्ट्रॉन हो गया 6, 2 2 4 2 6 7 8 9 10, 10 हो गया, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, तो इस तरह से याद कर लेना। इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में 2 और पी में 6, डी में 10, एफ में 14। कक्षक की संख्या 1 होगी, पी में 3 होगी कक्षक, डी में कक्षक 5 होगा, एफ में कक्षक 7 होगा। ठीक,